हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। मैं संदीप मेहता आज फिर से नए वीडियो में एक्सरसाइज 1.1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं। इसको समझिए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। इसको समझने से पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेकर के समझते हैं या एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी दूसरे अंक को लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि यदि इसका मल्टीपल में गुना करते चलिए, 6 को 6 से या 6 को 3 बार कीजिए, 6 को 4 बार कीजिए, इस तरह से गुना कीजिए। लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो गुना जो आएगा, जो गुणनफल निकल करके आएगा, उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है कि नहीं, ये कह रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे अंक को लेकर के समझ लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे इसको। चलिए देखते हैं। एक संख्या हम ले रहे हैं 10 लिए। अब 10 का देखिए गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 5 आएगा। फिर दूसरा लीजिए, दूसरा संख्या हम लेते हैं 20 ले लीजिए। तो 2 गुना 5 इतना होगा। तो 5 दूना इसका देखिए कितना आ रहा है। इसको अगर इस तरह से 10 का दूसरा संख्या ले लेते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसके बाद 30 लिख लीजिए, 30 को भी लिखिए, इसके बाद समझाएंगे। तो 2 से दीजिएगा 2 ये हो गया, 2 से देंगे 15, 3 5 40 ले लीजिए। 2 दिए 20 हो गया, 2 दिए फिर से 10 हो गया, गुना फिर 2 फिर 5, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40। ध्यान दीजिए एक चीज़ इसमें, एक बात पर कि जिसका ये देखिए इकाई अंक इसका 10 में 0, इकाई अंक क्या है 0 है, 20 का भी 0 है, 30 का भी 0 है और 40 का भी 0 है। मतलब इकाई के स्थान पे यही होता है शून्य पर समाप्त होना, और कुछ नहीं है। यही कह रहा है कि शून्य पर समाप्त। देखिए इकाई अंक शून्य है, इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त है, यही कहना चाहता है। वही 6 का भी निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर इनके इकाई स्थान पर शून्य है तो इनके अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ। इनके अभाज्य गुणनखंड में एक बात कॉमन हो रहा है, 2 और 5 आ रहा है। गौर कीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है। इस 20 में भी देखिए 2 जितना बार आ जाए 2 5 से मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 है। 2 5 इसमें भी 30 का देखिए 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 है। फिर इसमें भी देखिए 40 में इकाई अंक शून्य है, 2 फिर 2 5 है। कहने का मतलब है जो अंक आपका शून्य पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। अगर जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब चाहे आप कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए, शून्य वाला कोई भी अंक लीजिएगा, 1000 ही क्यों ना ले लीजिए या 4000 ही क्यों ना ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें 2 और 5 अवश्य ही होगा। अगर नहीं होगा तो वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब हम 6 का भी देखेंगे। आप लोग इससे समझ ही गए होंगे कि ये 6 जो है कभी भी शून्य पर इसका समाप्त नहीं हो सकता है। कारण है इसका क्योंकि 2 और 3 का आ रहा है ना। 6 को देखिए एक बार, 6 भी चेक ही यहीं पर कर देते हैं। 2 और 3 आ रहा है कि नहीं, इसमें 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है 2 और 5 का होना आवश्यक है। जो संख्या शून्य पर समाप्त होगा उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है, चाहे वो 2 जितना बार भी आ जाए, 5 जितना बार भी आ जाए। दूसरा अंक से कोई मतलब नहीं उठता, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों किस तरह से बनेगा ये। सुनिए, देखिए लिखेंगे इस तरह से, माना n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक जितना लेना है ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। तो इस तरह से 6n है, मतलब है कि 6 पर 1 डालिए। तो 6 को अगर अभाज्य गुणनखंड की विधि से देखिएगा तो 2 गुना 3, तो इसका तो 6 ही आएगा। फिर यदि हम 6 पर 2 रख देते हैं तो 6 गुना कितना होगा दोस्तों, 6 ही होगा। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 निकल करके फिर 3 गुना 3 आएगा, इतना आएगा।
अब इसका मल्टीपल, इसका गुना करके देखिए, 6 6 के कितना हो जाता है 36। यहाँ पर भी कर लीजिए 6। यदि आप 6 पर 3 रखते हैं तो 6 का 3 बार गुना कराएगा कि नहीं। फिर इसको देखिए 2 से 2 2 2 3 बार, फिर ये 3 बार आएगा, तो ये 6 का 36 से 6 36 हो गया, 36 6 होता है 216 दोस्तों। अगर आप यही 6 पर 4 रख देते हैं तो 6 4 बार गुना कराएगा जाएगा, तो 6 4 बार कर दिए, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से गौर कीजिएगा 4 बार ये, तो 6 दूना 12 1296 आएगा। चलिए अब यहीं से समझते हैं, इतना आगे लेकर के कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसको समझना कि इसके अभाज्य गुणनखंड में हुआ ही क्या। इसका एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को समझा दिया अच्छी तरह से। देखिए इसका 6 है, इसका इकाई अंक पर भी 6 ही है, इसका इकाई अंक पर भी 6 है, और इसका इकाई अंक पर भी 6 है, कहीं पर भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब है इसका अभाज्य गुणनखंड को हम चेक कर लें। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 3 तो कोई बात नहीं, अगर इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है इनके अभाज्य गुणनखंड में, और वैसे भी 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 3 ही आता है, 5 तो आता नहीं है। तो लिखेंगे संख्या 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे चूँकि संख्या 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में ये थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसको उतार लीजिएगा आप लोग या नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना आवश्यक है। लेकिन एक बात देखिए कि 2 में 6 में तो है नहीं, तो लिखेंगे लेकिन संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 है, अतः 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, या हो सकती है लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, सकती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका हम सारा एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिए हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगले वीडियो में अगला देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का ही 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कहता भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो दोस्तों भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। अब जैसे मान लीजिए 1 2 से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी संख्याओं को चेक करते हैं। 1 न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब 2 को देखिए, 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 में कौन कौन से संख्या से भाग लगता है, 1 से और 2 से। 3 को भी चेक कीजिए, 1 से और 3 से।
4 को चेक कीजिए, 1 से, 2 से, 4 से। 5 को चेक कीजिए, 1 से, 5 से। 6 को 1 2 3 6, 1 7, 8 1 2 4 8, 9 1 3 और खुद 9 का, 10 का 1 2 5 और 10। अब इसमें गौर कीजिए कि जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य है, और जिनका 2 ही गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, जैसे देखिए 2 को चेक कीजिए, 2 क्या है, अभाज्य है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये देखिए 2 1 और 2 से कट रहा है। 3 को भी देखिए 1 और 2 से, ये भी क्या है, अभाज्य है, भाज्य नहीं। वहाँ तो पूछा भाज्य क्यों है, यहाँ पर अभाज्य। अब लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती, याद रख लीजिएगा इसको। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 को गौर से देखिए, 4 1 से भी कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती है, 1 के अलावा अगर और से कट रहे हैं 2 से और 4 से, तो ये है भाज्य। तो याद रखिएगा प्रश्न क्या क्या बनाता है। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछ दे तो वो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ दे तो वो 4 होता है। और भी अभाज्य संख्याएं जैसे 5, 1 और 5। मतलब एक बात और बताते हैं इसमें, अभाज्य संख्या का क्या नियम है। 1 से तो कटेगा ही, खुद से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर ऐसा है तो वो अभाज्य है। अगर 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, इसके और भी कोई दूसरा हो, तो उसे भाज्य कहेंगे। तो देख लीजिए ये भी अभाज्य है। 6 दूसरी भाज्य संख्या मिल रहा है, 7 अभाज्य है, 8 तीसरी भाज्य संख्या है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य, ये सब भाज्य है। क्यों? क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक संख्याएं हैं। तो आप लोग इनको समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से अब इस 6ठे नंबर को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 11 से 77, 13 से 91, 9, 1001 प्लस 13 मिला करके अगर इसको कीजिएगा तो 1014 आएगा। और इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा तो इसका गुणनखंड में 2 से लगेगा, देखिए 2 आएगा, 2 दीजिएगा तो आ जाएगा 507। तो 507 को भी तोड़ते हैं, 7 5 12, 3 से लगेगा 2 3 3 से लगेगा 3 1 3 3 6 18 3 9 27, 13 गुना 13 169। तो ये आ रहा है लगभग में आपको दोस्तों 3 गुना 13 गुना 13 इतना आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि 1014, इसका जब गुना किए तो 1014 आया, और इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से अधिक संख्याएं हैं, इसीलिए भाज्य होगा। अब तो नीचे लिखना है इसको। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, और लिख करके लिखेंगे इसका। दूसरा वाला है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5, टोटल होगा 7 छके 42 5 20 3 दूना 6 6 9 12, तो हो गया 5040 40 आ रहा, 40 प्लस का ये 5 मिला करके 5045 इतना हो रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से लगाइएगा तो आ जाएगा 5 1 का 5 हो गया 1009 आ जाएगा। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड देखिए, हम बताए थे कि अभाज्य संख्या 1 से कटेगा, अपने से कटेगा। अभाज्य संख्या का 1 और इसके अलावा अगर कोई है तो वो भाज्य संख्या है। तो ये देखिए 5 और 1009 है इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका 2 3 13 13 है। तो लिखेंगे चूँकि दोनों संख्याओं का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य है। उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और अगले प्रश्न को देखेंगे इसके बाद।
आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 में। चूँकि ये प्रश्न बहुत लंबा है तो बोर्ड पर लिखने में परेशानी, इसलिए हम लिख यहाँ पर पढ़ देते हैं, आप लोगों का बोर्ड पर मिल जाएगा। इसी एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर देख लीजिए। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझा देते हैं आप लोगों को कहना क्या चाहता है। दो है विद्यार्थी, मान लीजिए कोई छात्र है, जैसे कि सोनिया नाम की लड़की है और एक है रवि। तो क्या हो रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ इस तरह से मान करके चलिए कि यहां से दोनों चलना प्रारंभ कर दिए। एक सोनिया है जिसको 18 मिनट का समय लग जाता है और रवि को 12 मिनट ही लगता है। मतलब लड़की को लग रहा है 18 मिनट और लड़के को लग रहा है 12 मिनट। अगर मान करके चलिए कह रहा है कि यहाँ से चलना प्रारंभ करे, दोनों एक साथ दौड़ना ही स्टार्ट करे, तो जब कह रहा है कि यहाँ से अगर सोनिया एक बार यहाँ तक दौड़ के आएगी तो उसको लगेगा 18 मिनट, और वही अगर रवि यहाँ से चल करके फिर दोबारा यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको लगेगा 12 मिनट। तो एक बात बताइए, अगर दोनों को एक के साथ दौड़ा दिया जाए, दोनों को एक ही साथ दौड़ा दें, तो कह रहा है कि दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेगा। आपको समय से ये पता चल रहा होगा कि रवि तेज दौड़ रहा है तब तो कम समय में प्रारंभिक स्थान पर पहुंचता है, तो इस आधार से सोनिया लेट हो जाएगी। तो कह रहा है कि अगर लगातार दोनों दौड़ता रहे तो प्रारंभिक स्थान पर फिर से कहाँ पर जा करके या प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेगा। तो आइए इसका देखिए होगा क्या कि इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर इन दोनों संख्याओं का लॉस या लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो यह आ जाएगा आराम से। तो देखिए ये लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा, वृत्ताकार पथ, रास्ता ये वाला, ऐसे पथ का मतलब होता है रास्ता, ये वाला प्रारंभिक स्थान कह सकते हैं इसको। तो लिखेंगे 12 तथा 18 का एलसीएम करने पर। तो देखिए आप लोगों को 2-3 विधि तो आता ही है, इसमें से एक विधि आप लोग बना लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 का जब कीजिएगा दोस्तों तो 12 का क्या होगा, 2 से दीजिएगा तो 6 आएगा, 2 से दीजिएगा तो 3 आएगा। फिर इधर 18 का भी कर लीजिए, 18 का 2 से 9 होगा, फिर 3 का 3 हो गया। तो 2 2 3 कितना आ रहा है, देखिए 2 गुना 2 गुना 3। इसका कितना आएगा दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 3। निकाल क्या रहे हैं हम लोग, एलसीएम। पता है ना कि कॉमन, जब जो कॉमन है दोनों में है वो एक ही लेंगे, और जो नहीं है, दोनों में नहीं मिलता है, नहीं है कॉमन, वो सारा लेंगे। आ जाइए एलसीएम देखिए कैसे करते हैं। एलसीएम 12 तथा 18 लिख करके लिख देंगे। देखिए दोनों में ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, इसके अलावा जो नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे। तो पहले ये जो 2 मिला है ये एक ही लीजिए, इसमें ये 2 ले लेंगे, यहाँ जो 3 नहीं मिला ये भी लेंगे, ये दोनों से एक ही लेंगे। तो मिला करके 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि 36 मिनट बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। अगर यहाँ से चलना दोनों प्रारंभ कर दे तो 36 मिनट जब होगा तो फिर यहाँ पर मिल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया यहीं पर। और निवेदन आप लोगों से, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए।